बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आज उनके अच्छे पालन पोषण का मतलब है कल देश का उज्जवल भविष्य होना। आज मैं देश के तमाम बच्चों और उन बड़ों को जिनके दिल में एक बच्चा बसता है, बाल दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त बबीता जैन और शो का नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 14 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम बाल दिवस मनाते हैं। पंडित नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से बच्चों से बहुत लगाव था। उन्होंने बच्चों को प्यार और अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने पर हमेशा जोर दिया। चाचा नेहरू की सोच में पूर्वी दार्शनिक मूल्य और वैज्ञानिक विचार दोनों पाए जाते थे। मेरा जहां उनकी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों की एक किताब में संयोजित किया गया है। इसमें उनका दुनिया के प्रति दृष्टिकोण, सहानुभूति और एक स्नेहपूर्ण दिल दिखता है। बाल दिवस मनाने का सुझाव सबसे पहले पूर्व भारतीय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन ने दिया था और उनके इस सुझाव को अपनाते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अक्टूबर 1954 को पहला बाल दिवस मनाया। 1959 के बाद से 20 नवंबर को, जिस दिन यूएन जनरल असेंबली ने चाइल्ड राइट्स अपनाए थे, बाल दिवस के रूप में निश्चित कर लिया गया। लेकिन देश में ये दिवस चाचा नेहरू की जन्मतिथि यानी 14 नवंबर पर ही स्थिर रहा। इस दिन स्कूल और अन्य संस्थानों में समारोह, इवेंट्स और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन कई सरकारी विभाग, कॉर्पोरेट संस्थान और एनजीओ बच्चों के लिए नई स्कीम्स की घोषणा भी करते हैं। इस दिन रेडियो और टीवी पर भी खास तौर पर बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हालांकि हर स्कूल या संस्थान अपनी तरफ से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ न कुछ प्रयास करती है, पर आज भी बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल शोषण आदि जैसी समस्याओं का कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। आज हमारे देश में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। आज भी सैकड़ों बच्चे सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। देश के कई गरीब बच्चे बचपन से ही अपने माता पिता की पैसे कमाने में मदद करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इस दिन का असली मकसद सिद्ध तभी होगा जब हम अपने देश के बच्चों को ऐसी समस्याओं से मुक्त करने में सफल हो पाएंगे। अगर हम सब अपनी तरफ से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक छोटा सा कदम भी उठा सके तो इससे देश का उत्थान निश्चित है। दोस्तों, बाल दिवस के बारे में बात करने के बाद
अब हम बात करते हैं उनकी, जिनके जन्मदिन पर ये दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज जन्मदिन है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। पंडित नेहरू अपने आदर्शवादी विचारों और श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में दुनिया भर में सराहे जाते हैं। बतौर लीडर, पंडित नेहरू ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता पर जोर डाला। उन्होंने देश की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए भी काफी कदम उठाए। पंडित नेहरू महान स्वप्न दृष्टा थे। देश को प्रगति की राह पर लाने के लिए उन्होंने 5 वर्षीय योजनाएं लागू की। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 मतलब 1889 में इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने शुरू से ही उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करवाई। 16 साल की उम्र तक घर में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड में पहले हैरो स्कूल, फिर ट्रिनिटी कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखी। उसके बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में वकालत की पढ़ाई की और भारत वापस आने पर कुछ समय तक उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस जारी रखी। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का मन पहले से ही बना रखा था, लेकिन एक घटना ने उनके इस निर्णय को और भी दृढ़ कर दिया। ये बात है 1919 की, जब एक दिन ट्रेन में सफर करते समय उन्होंने जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की शेखी बघारते हुए सुना। जहां ब्रिटिश सरकार द्वारा हजारों मासूम भारतीयों की इस बाग में निर्दयता से हत्या कर दी गई थी, वहां डायर को इस बात पर खुश और गर्वित होते सुनकर पंडित नेहरू का खून खौल गया। उन्होंने सिर्फ डायर ही नहीं बल्कि तमाम ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर निकालने की कसम खा ली। पंडित नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करने लग गए। विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स वैनिश एंड आर रेड्यूस्ड टू एशेज, ये कहना था अहिंसावादी पंडित नेहरू का। वो मार्क्सवाद के समर्थक थे। 1928 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए। अगले वर्ष उन्होंने लाहौर में एक सत्र आयोजित करवाया, जहां उन्होंने घोषणा की कि अब से देश का उद्देश्य है पूर्ण स्वराज की मांग करना। इस दौरान उन्होंने लंदन में आयोजित हुई कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग भी लिया, जिसमें उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया, जो कि कुछ नियम और शर्त तय करके ब्रिटिश और इंडिया के संबंधों के बीच युद्ध विराम था। लेकिन ये पैक्ट दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने में नाकामयाब सिद्ध हुआ। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने दोनों पंडित नेहरू और गांधी जी को जेल में बंद किया। पंडित नेहरू ने 1939 मतलब 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस से परामर्श किए बगैर भारत को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल करने के निर्णय की निंदा की। उनके इस विरोध के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। 1942 में जापानी सेना से लड़ने के लिए भारत को जंग में फिर खड़ा करने के निर्णय की दोबारा निंदा करते हुए उन्हें और गांधी जी को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। 1947 में अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। उसी वर्ष पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ और पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends
and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हुए पंडित नेहरू ने कई रूढ़िवादी परंपराओं में सुधार लाया, जैसे हिंदू विधवाओं को संपत्ति और विरासत में उनका अधिकार दिलवाया और जातीय भेदभाव को दंडनीय अपराध घोषित करवाया। उन्होंने AIIMS, IIT, NIT जैसे उच्च शैक्षिक संस्थान भी खुलवाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने तटस्थ होकर कुछ फैसले लिए जिन्हें अन्य देशों ने भी सराहा, जैसे अमेरिका और रूस के बीच हुई कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लागू की, जिसमें भारत सहित कई देशों ने निष्पक्ष होकर न तो अमेरिका और न ही रूस का समर्थन किया। उन्होंने चीन से भी बेहतर रिश्तों की ख्वाहिश रखी। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं और बातों को सामने रखें, अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदाय में या दूसरी संप्रदाय में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। पंडित नेहरू का देश के उत्थान और बेहतर भविष्य के लिए किए गए प्रयासों का मीठा फल आज हम भोग रहे हैं। आज हम ऐसे धर्मनिरपेक्ष और दूरदर्शी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्म दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी खुदाई में मिला एक काला सा पत्थर बहुत बड़े राज खोल सकता है और ये राज करोड़ों वर्ष पहले का हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की। फॉसिल्स कार्बन का एक रूप होता है जो कि करोड़ों वर्ष पहले के जीव, चाहे वो जंतु हो या पौधा, जब वर्षों तक पृथ्वी में दबा रहता है तो वो कार्बन का रूप ले लेता है। इसी जीवाश्म के अध्ययन की एक शाखा है पेलियोबॉटनी, जिसमें पौधों के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। हमारे देश में इस विषय के एक विश्व विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बीरबल साहानी। श्री बीरबल साहानी न केवल एक वनस्पति शास्त्री थे बल्कि एक भूगर्भ शास्त्री भी थे। श्री साहानी ने भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन कॉन्टिनेंट के पेड़ पौधों के जीवाश्म का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। एक जीवाश्म शास्त्री को न केवल वनस्पति और भूगर्भ का ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसे मजबूत शरीर और दृढ़ मनोबल का भी होना चाहिए। जो कि फॉसिल्स की खोज में लंबी दूरी की यात्राएं पैदल कर सके। ये सारे गुण साहानी जी में मौजूद थे। उन्होंने गोंडवाना क्षेत्र के फॉसिल्स का अध्ययन किया। उनकी रुचि पुरातत्व विज्ञान में भी थी और पुराने सिक्कों की खोज के लिए वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे। श्री साहानी का जन्म 14 नवंबर 1891 यानी 1891 में अब के पश्चिम पंजाब, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, के बेहड़ा जगह में हुआ था। उनके पिता श्री रुचिराम साहानी एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने
उन्होंने अपने 5 बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजा। श्री बीरबल साहनी ने अपनी शुरुआती शिक्षा लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। बाद में उन्होंने 1914 में कैम्ब्रिज के इमैनुअल कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने प्रोफेसर AC सीवर्ड के निर्देशन में की और इस पर 1919 में उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने DSc की उपाधि प्रदान की। विदेश से पढ़ाई कर स्वदेश आने के बाद उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बॉटनी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद उन्होंने 1 वर्ष के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। दोस्तों, 1921 में बीरबल साहनी जी को लखनऊ यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया। वर्ष 1929 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें SCD की उपाधि से सम्मानित किया। वर्ष 1936 में उन्हें FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप प्रदान की गई। लखनऊ के अपने अध्यापन के दौरान उन्होंने पेलियो बोटैनिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो 10 सितंबर 1946 में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी के रूप में सामने आया। जब इंस्टीट्यूट की स्थापना होनी थी तब उससे 1 हफ्ते पूर्व यानी 10 अप्रैल 1949 को दुर्भाग्य से साहनी जी का स्वर्गवास हो गया और देश ने एक महान साइंटिस्ट को खो दिया। बाद में इस इंस्टीट्यूट का नाम उनके नाम पर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी रखा गया। आज उनके जन्मदिन पर देश का नाम रोशन करने वाले इस महान साइंटिस्ट को याद करते हुए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी को साइलेंट किलर माना जाता है। विश्व में लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी के शिकार हैं। 2010 में इसकी गिरफ्त में 285 मिलियन लोग थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 में ये संख्या 2 गुनी हो जाएगी। डायबिटीज के शिकार व्यक्तियों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर उम्र और हर देश के लोग हैं। डायबिटीज का मतलब खून में शुगर का बढ़ जाना होता है और ये शुगर खून के साथ जाकर शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर उनके कार्य करने की क्षमता खत्म कर देता है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों की किडनी काम करना बंद कर देती है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, दिल की धमनियों में रुकावट आ सकती है। इसे साइलेंट किलर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस बीमारी की शुरुआत में कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं जिससे इसका पता लग सके। खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने वाला द्रव इंसुलिन होता है, जो पैनक्रियाज यानी पाचक ग्रंथि से निकलता है। जब किसी कारणवश पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, तब शुगर का रेगुलेशन बंद हो जाता है और वो बजाय मसल्स और लीवर में जमा होने के मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का इलाज करने का प्रयास काफी समय से हो रहा था, लेकिन इसका ठीक इलाज कनाडा के वैज्ञानिक और चिकित्सक डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने निकाला, जिनका जन्म आज ही के दिन 14 नवंबर 1891 यानी 1891 में कनाडा के ऑलेस्टन में हुआ था। डॉक्टर बेंटिंग की शुरुआती शिक्षा ऑलेस्टन में ही हुई। उसके बाद वो अध्यात्म की पढ़ाई करने टोरंटो यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अध्यात्म छोड़कर चिकित्सा की पढ़ाई शुरू कर दी। 1916 में उन्होंने चिकित्सा विज्ञान की डिग्री प्राप्त कर ली और इसके तुरंत बाद फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग प्रथम विश्व युद्ध में कनाडा की तरफ से भाग लेने के लिए फ्रांस चले गए। फ्रांस में वो कनाडा की सेना के मेडिकल ब्रांच में काम करने लगे। 1918 में लड़ाई के दौरान वो घायल हो गए। उन्हें उनकी वीरता के लिए 1919 यानी 1919 में मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया।
लड़ाई समाप्त होने के बाद वो वापस कनाडा आ गए और वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1922 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एमडी की डिग्री प्राप्त की। बेंटिंग की रुचि डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने इस विषय पर खोज करने वाले अन्य वैज्ञानिक, जिनमें से एक शेफर भी थे, के काम का अध्ययन किया और पाया कि पैनक्रियाज में स्थित लैंगरेंस ग्रंथियों से निकलने वाले प्रोटीन हार्मोन के कम निकलने से डायबिटीज होती है। शेफर ने इस हार्मोन का नाम इंसुलिन रखा। बेंटिंग ने पाया कि पैनक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन द्रव इंसुलिन को खत्म कर देता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने एक सहायक डॉक्टर चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर काम किया और इंसुलिन के निर्माण में सफलता पाई। After reading an article by a Minneapolis doctor, he turned his attention to the pancreas. Convinced that the pancreas held the secret to controlling diabetes, he sought help in finding lab space where he might test his theories. The answer to his needs was to be found in Toronto. Noted endocrinologist Dr. J.R.R. MacLeod, about to vacation in Scotland, offered his facilities to Banting for the summer. Teaming with Charles Best, who had been doing experimental research in diabetes, he set to work on the pancreas of dogs and managed in the short space of 8 weeks to successfully isolate what would become insulin. By the time MacLeod returned to his labs, Banting and Best had gone from dogs to cattle to find enough material for the full production of insulin. Before long, Dr. James Collop came onto the team, and insulin was not only purified enough for clinical application, but it was produced in such amounts as to become widely available. उनके इस शोध से आज लाखों मरीजों का इलाज हो रहा है। उनकी इस शोध पर उन्हें 1923 यानी 1923 में चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आज करोड़ों लोगों को नया जीवन देने वाले इस महान साइंटिस्ट को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हवाई जहाज और रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मानव लंबी लंबी यात्राएं कैसे करता था? आसपास की यात्राएं तो वो पैदल चलकर या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, नावों आदि से कर लेता था। लेकिन उसकी जिज्ञासा एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने की होती थी, तो वो ये यात्रा जलयानों से करता था। आप जानते हैं कि पुर्तगाल से हमारे देश की यात्रा वास्को डी गामा ने समुद्री जहाजों से की। इसी तरह कोलंबस भी हिंदुस्तान को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया। ये समुद्री जहाज हवा की मदद से चलते थे और अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए उन्हें अनुकूल हवा की दिशा का इंतजार करना पड़ता था। इस तरह ये यात्राएं महीनों महीनों तक चलती थीं। इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब भाप की शक्ति का पता चला। इसी भाप की शक्ति के बल पर स्टीम इंजन का जन्म हुआ और वाहन इंजन से चलने लगे। दोस्तों, वाहनों को इंजन से चलाने का प्रयास जेम्स वॉट द्वारा भाप की शक्ति की खोज से शुरू हो गया था और इसमें पहली बार अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन ने सफलता प्राप्त की थी। नवंबर 1765 यानी 1765 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिटिल ब्रिटेन में जन्मे फुल्टन एक इंजीनियर और अन्वेषक थे। उन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क सिटी और एल्बनी के बीच इंजन चालित स्टीम बोट से यात्रियों को लाने ले जाने का व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाया। इस स्टीम बोट को बाद में क्लेरमोंट का नाम दिया गया। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने लॉकेट और कंगनों में छोटे छोटे रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने वाले कारीगर के रूप से किया। इसी बीच वो यूरोप गए और वहाँ उनकी रुचि मशीनों की तरफ बढ़ी। वो विभिन्न मशीनों की तकनीक के बारे में जानकारी लेने लगे। इस दौर में उनका झुकाव जल परिवहन की तरफ बढ़ा और फ्रांस में इस विषय में काम कर रहे कई इंजीनियरों के काम का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। उस समय
वहाँ इस विषय पर जेम्स रूमसे और जॉन फिच काफी काम कर चुके थे। इस विषय में अपनी खोजों को व्यवहारिक रूप से भी सामने ला चुके थे और अपनी तकनीक का पेटेंट भी कराने का प्रयास कर रहे थे। So, in 1797, long before he built his famous steamboat, Fulton was to be found in France raising money for his own submarine. The French wanted no part of such dirty warfare. Sneaking about under water was not how gentlemen waged war. When Napoleon came to power, Fulton tried another tack. He argued that a French submarine would create universal peace by ending naval warfare forever. Napoleon shrewdly let Fulton use his own money to start the work, and then he sanctioned the effort. इस दिशा में फुल्टन ने भी शोध किया और एक उत्तम तकनीक जिसे डबल इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता था खोजी। उन्होंने इस तकनीक का पेटेंट कराया और इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया। यहाँ पर उन्होंने एक कृत्रिम जल प्रणाली की योजना बनाई और एक खुदाई मशीन का डिजाइन भी बनाया। बाद में उन्होंने अमेरिकी सरकार के आदेश पर एक 38 टन की वॉरशिप का निर्माण किया, जिसका नाम उनके नाम पर फुल्टन रखा गया। तकनीक के मामले में उनका दिमाग बहुत उर्वरक था और उन्होंने कई मशीनों का निर्माण किया, जिसका कई जगहों में उपयोग किया जाता था। वर्ष 1800 में उन्होंने अपने खर्च पर नॉटलियस नामक पनडुब्बी का निर्माण किया और बाद में उन्होंने रॉबर्ट लिविंगस्टोन के साथ मिलकर जल परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। Where the world's first commercially successful steamboat service began to operate between Albany and New York City. Although Robert Fulton, the man that started this service, was not the first to use a steam engine for transportation, Fulton's steamboat designs inspired the large riverboats that became a popular form of mass transportation a few decades later. सन 1815 यानी 1815 में अपने एक मित्र को हडसन नदी के बर्फीले पानी से बचाने के प्रयास में वो खुद बर्फीले पानी का शिकार हो गए और उन्हें निमोनिया हो गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें अपने जीवन काल में और मृत्यु के पश्चात भी कई सम्मानों से नवाजा गया। आज उनके जन्म दिवस पर इस महान इंजीनियर को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, समय हो गया है हमारे जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,